अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे समर 2022 का क्वेश्चन रिस्क एंड प्रोसीजर। ठीक है, समर 2022 और रिस्क एंड प्रोसीजर वाला क्वेश्चन हम देख रहे होंगे। इसके अलावा सर सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे जिन बच्चों ने एज अ होमवर्क मैंने क्वेश्चन ये दिया था, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है उन बच्चों का हम चेक भी करेंगे कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी, और नॉर्मली यही बच्चा मिस्टेक्स करता है। ठीक है, ये सिर्फ उनकी मिस्टेक्स नहीं है, ये आप लोग, ये नॉर्मली हर बच्चा मिस्टेक कर रहा होता है और आप समझते हैं कि यार आपने एक बहुत अच्छा पेपर कर दिया, लेकिन जब ये चेकर के पास जाता है, चेकर उस आंसर को कैंसिल कर देता है या फिर उसके अच्छे मार्क्स नहीं देता, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं। और बच्चा फिर यही कहता है कि सर मैंने पूरा पेपर करके आया था लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है बच्चे को अपनी गलती पता नहीं होती, ऑल्दो के टीचर ने बताया हुआ होता है। मैंने भी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से आपको रिस्क को ड्राफ्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं और हर टीचर आपको गाइड कर रहा होता है कि यार इस तरीके से रिस्क की ड्राफ्टिंग करनी है, प्रोसीजर लिखना है, लेकिन जब बच्चा खुद करता है तो वो उस चीज़ को या तो फॉलो नहीं कर रहा होता या उसको नहीं पता होता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको चेक करेंगे कि यार गलती क्या थी और किस तरीके से। और आईकेप में इवन सजेस्टेड आंसर में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, इंप्रूवमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। ऑल्दो कि आंसर सही होता है, ये नहीं कह रहा कि सजेस्टेड आंसर गलत होता है, सजेस्टेड आंसर ठीक होता है, लेकिन इसको आपको नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आईकेप के सजेस्टेड आंसर में मिसिंग थी और हमने उसको किस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे कि यार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द ऑडिट रिस्क। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द ऑडिट रिस्क, कायदा 315। आइडेंटिफाई करते हैं ना रिस्क को। ठीक है, दूसरी चीज़ एक्सप्लेन ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क। सर अब आ गया आइजा 330। आइजा 330 हम ऑलरेडी आइजा 330 को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आइजा 315 की भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें दो चीज़ें, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइजा 315 से भी आया है, आइजा 330 से भी आया है। रिस्क भी लिखने हैं और प्रोसीजर्स भी लिखने हैं, रिस्पॉन्सेज भी पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्सिव इसने नाम लिया, रिस्पॉन्सिव, सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं बोला। रिस्पॉन्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, हमने टीओसी भी पढ़ा था और सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी पढ़ा था। तो मतलब अगर सर मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखती है, अगर मुझे आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री है और उसके अंदर मुझे कोई ऐसा हेड दिखता है जिसमें मैं कहता हूँ कि यार हर चीज़ आईटी बेस्ड चल रही है, तो उसके अंदर हो सकता है मुझे टीओसी से रिलेटेड भी कुछ प्रोसीजर्स लिखने हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी रिलेटेड के इधर मुझे टीओसी करना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली उस रिस्पॉन्स को मैं बता रहा हूँ टीओसी से रिलेटेड। तो डिपेंड करता है अब क्वेश्चन कैसा है, किस टाइप का है। अगर तो क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम टीओसी से रिलेटेड भी चीज़ें लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इधर इसने वर्ड क्या यूज़ करा है, रिस्पॉन्स का। सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्पेसिफिकली उसने नहीं कहा, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन 1 ए, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ मरियम एंड कंपनी चार्टर अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, मैं ऑडिट मैनेजर हूँ। जब भी आपको ये कहे कि भाई आप ऑडिट मैनेजर हैं, अब आपको थोड़ी देर के लिए सोचना है कि यार मैं ऑडिट मैनेजर हूँ रियल में। ठीक है, आपने अपने आप को अज्यूम ये करना है कि यार मैं ऑडिट मैनेजर हूँ। अब उसी थिंकिंग के हिसाब से आपने पूरा क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, अच्छा भाई, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ टर्बो पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2022। ठीक है, अच्छा ईयर एंड 30 जून 2022 है। टीपीएल इज इंगेज्ड इन सेलिंग ब्रांडेड मोटरसाइकिल्स विच इट इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। सर जी, पहला रिस्क तो आइडेंटिफाई हो गया, ये इंपोर्ट करते तो मतलब इधर फॉरेन करेंसी का रिस्क होगा। ये बात तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। ठीक है, फॉरेन करेंसी का रिस्क होगा। ठीक है, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे सर फॉरेन करेंसी के क्या रिस्क होंगे, उसको भी हम देखेंगे, आईकेप ने क्या लिखा है, बच्चों ने क्या गलती करी है, वो सारी चीज़ें अभी अब देखेंगे। अभी हम सिर्फ साथ साथ चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। After obtaining the preliminary understanding and performing the related procedure, your audit team has presented the following significant matters। ठीक है भी सर, ये हमने क्या करा सर, ये जो हमने करा सर, रिस्क असेसमेंट माहिदा 315 में जो इंक्वायरी वाला प्रोसीजर्स करते हैं, तो वो हमने इंक्वायरी से ये सारी चीज़ें ऑब्टेन करी है। ठीक है, टीपीएल प्रोवाइड्स 1 year वारंटी ऑन द मोटरसाइकिल्स।
ठीक है जी। आप क्या देते हैं सर? 1 साल की वारंटी देते हैं मोटरसाइकिल्स पर। वारंटी कवर फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ एनी डिफेक्ट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी फॉल्टी पार्ट। ठीक है जी भाई, 1 साल की वारंटी है, डिफेक्ट वगैरह वो आप कवर करती है। ठीक है। अप टू लास्ट ईयर टीपीएल मेंटेन द वारंटी प्रोविजन ऑफ 6% ऑफ टोटल सेल्स। अच्छा जी। The management is informed that the quality of motorcycles has significantly been improved over the period। बोलता है कि यार जो क्वालिटी है मोटरसाइकिल्स की वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई है ओवर द पीरियड। दे आर कंसिडरिंग द रिडक्शन इन वारंटी प्रोविजन। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि यार वारंटी प्रोविजन में हम कमी कर दें। ठीक है जी। द ऑडिट टीम रिव्यूड द लास्ट ईयर प्रोविजन एंड ऑब्जर्व द एक्चुअल क्लेम्स वर स्लाइटली हायर देन द प्रोविजन। सर पहली चीज़ कि यार सबसे बड़ा मसला कि भाई ये लोग तो इम्पोर्टर हैं। आप क्या करते हैं सर? आप तो मोटरसाइकिल्स इंपोर्ट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? आप तो इंपोर्ट करते हैं, आप तो इंपोर्टर है, आप इंपोर्ट करते हैं और सेल करते हैं। आप खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं है। आप मैन्युफैक्चरर तो नहीं है ना, ये बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसके हाथ में क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। पहली चीज़, क्वालिटी कंट्रोल इसके हाथ में नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? क्वालिटी कंट्रोल इसके हाथ में नहीं है। तो मतलब सर ये क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसके हाथ में नहीं है, सप्लायर के हाथ में होगा। तो सप्लायर से इसकी क्या कम्युनिकेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मसला एक और आया कि जो प्रोविज़न जो क्लेम्स थे वो प्रोविज़न से ज़्यादा हैं। क्लेम्स प्रोविज़न से ज़्यादा थे लास्ट ईयर। क्लेम्स जब प्रोविज़न से ज़्यादा थे मतलब लास्ट ईयर जो आपने प्रोविज़न बजट बनाया था कि भाई इतने प्रोविज़न होगा, ठीक है, लेकिन क्लेम्स ज़्यादा आ गए। तो मतलब आपका लास्ट ईयर का जब ठीक नहीं था तो आप अभी कह रहे हो और कम कर दो, बल्कि अब तो बढ़ाना चाहिए था। आप तो बल्कि और कम कर रहे हो। तो ये अगेन सोचने वाली बात होगी। ठीक है, तो रिस्क है कि यार आप प्रोविज़न कम से रिकॉर्ड ना कर दो। पहला रिस्क, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर एक और रिस्क भी है जो कि आई कैप ने कवर नहीं करा, हम उसको भी कवर करेंगे। एक और रिस्क क्या है सर? एक और रिस्क ये है कि सर आपने आईएफआरएस 15 के अंदर पढ़ा होगा, सर्विस टाइप वारंटी, सर्विस टाइप वारंटी और अश्योरेंस टाइप वारंटी। सर सर्विस टाइप वारंटी होती है, सर्विस टाइप वारंटी होती है, उसका ट्रीटमेंट होता है आईएफआरएस 15 के हिसाब से। आईफआरएस 15 के हिसाब से होता है। आईफआरएस 15 के हिसाब से क्या होता है सर? आईफआरएस 15 के हिसाब से ये होता है, इसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करा जाता है, बट देन अगेन ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करा जाता है, वो सारी चीज़ होती हैं। सर अश्योरेंस टाइप होती है तो IS 37 के हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, जैसे कि इधर हो रहा है। तो हो सकता है ये सर्विस टाइप वारंटी हो और मैनेजमेंट ने इसको IS 37 के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया। ये अगेन एक रिस्क है। ठीक है, तो देखें जब भी कोई क्वेश्चन करें रिस्क वाला, सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट सोचना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छी होगी, अगर आपको स्टैंडर्ड का अच्छा पता होगा, देन आप रिस्क एंड प्रोसीजर अच्छे से ड्राफ्ट कर सकेंगे। तो अकाउंटिंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर भी हम बात करेंगे, इधर भी अगेन जो बच्चों ने गलतियां करी हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर इन ऑर्डर टू बूस्ट सेल्स, तो दो हमें रिस्क पता चल गया। एक दूसरे रिस्क के अंदर हमें दो रिस्क हमने देखे। ठीक है, during the year, in order to boost sales, TPL has relaxed its credit policy from 30 days to 60 days। अच्छा जी, 30 दिन से आपने 60 दिन कर दिया। This relaxation is expected to increase the sales by at least 10% as compared to last year। सर इससे होगा ये कि यार नॉर्मली क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप क्रेडिट देते हैं ना आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, वो कैसे कि यार मैं किसी के पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई कैश पे परचेज़ करो, वो बोलता है भाई मेरे पास अभी कैश नहीं है। तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो मुझे बाद में पैसे दे देना, जब आए तुम अभी चीज़ खरीद लो मेरे से। वो बोलता है ठीक है बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो आपकी सेल्स बढ़ जाती है। इसी तरीके से जितना ज़्यादा क्रेडिट पीरियड आप इंक्रीज करते हो तो लोग आपसे ज़्यादा बाइंग करते हैं। ठीक है, तो अप टू लास्ट ईयर TPL मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5% ऑफ द टोटल डेटर्स। तो प्रोविजन मेंटेन करते हैं 5%। ठीक है, द मैनेजमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड योर ऑडिट टीम दैट TPL विल कंटिन्यू टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रोविजन फॉर करंट ईयर एज वेल। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट बोल रही है कि भाई हम अभी भी 5% ही करेंगे। ठीक है, सेम लेवल ऑफ प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यार अब आपके क्रेडिट डेज बढ़ गए, अब आपका रिस्क क्या हो गया है सर? रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के बैड डेट का। क्या यार हो सकता है वो लोग पैसे ना दे टाइमली। ठीक है, तो प्रोविजन का रिस्क
भी ज़्यादा हो गया तो प्रोविजन भी आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप बोल लो सेम लेवल ऑफ प्रोविजन, अगेन इधर मसला, ठीक है। तो हमने एक तीसरा रिस्क भी आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। द इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ टीपीएल रिपोर्टेड दैट कैश कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन स्मॉल डीलर्स वर नॉट रिकॉर्डेड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन अ टाइमली बेसिस। सर कैश कलेक्टेड होता है स्मॉल डीलर से, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होता, डिपॉजिट ही नहीं होता बैंक के अंदर, ठीक है। तो मतलब इधर क्या हो रहा है सर, इम्बेजलिंग ऑफ रिसीट्स हो रही हैं। याद आ रहा है इम्बेजलिंग ऑफ रिसीट्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। आप लोगों को ये वाली बातें याद आ रही है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हमने किधर पढ़ा था सर, आइजा 240 के अंदर हमने पढ़ा था, फ्रॉड के अंदर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इधर फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड से रिलेटेड हम रिस्क लिख रहे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है कि यार हमें एक और रिस्क मिल गया। अच्छा, ये तो रिस्क थे कि ऊपर ऊपर जिस जो नॉर्मली हर बच्चे को लिखने चाहिए थे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये 4 रिस्क तो आपके सामने आपको लिखने थे लाजमी, ठीक है। एक रिश्ता है, एक और रिश्ता है जो कि आ, आप लोग ये कि आप कह सकते हैं कि यार ठीक है, आप लोग के उस वक्त दिमाग में नहीं आ सकता, 3 घंटे के प्रेशर में नहीं आ सकता, लेकिन 4 रिश्ते देखिए आपने लाजमी लिखने हैं और अच्छी क्वालिटी के लिखने हैं, और 12 मार्क्स का है तो आई डोंट थिंक यार इतना ज़्यादा मतलब आपको एक अच्छा कंटेंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और 12 मार्क्स जस्टिफाइड भी हैं इसके लिए, और इसके प्रोसीजर वगैरह भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, 12 मार्क्स बहुत जस्टिफाइड है, ठीक है। तो अब एक रिस्क है, एक और रिस्क है कि IFRS 7 का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्लोजर, अगर आपने देखा हो किसी आपने एंटिटी का ऑडिट करा हो, लास्ट में आ रहा होता है, बिल्कुल आखिरी में नोट्स के अंदर आखिरी में आ रहा होता है IFRS 7 का, जिसके अंदर आप बताते हो सर लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बताते हो, आपका लिक्विडिटी रिस्क क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क क्या है, सर वो सारी चीज़ें उसके अंदर आप डिस्कस करते हो, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, वो सारी चीज़ें। तो सर एक बात ये है कि यार आपका जो क्रेडिट डेज हैं, रिसीवेबल के डेज, वो आपने बढ़ा दिए, ठीक है। वो आपने बढ़ा दिए तो मतलब जो आपका क्रेडिट रिस्क था वो आपका बढ़ गया, ठीक है ना। आपने उधारी पे लोगों को माल दिया हुआ है, तो हो सकता है कि यार क्रेडिट रिस्क आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इंपोर्ट्स के जो पेमेंट टर्म्स थे वो तो चेंज नहीं हुए, आपने वो तो इंपोर्ट्स के पेमेंट टर्म्स तो चेंज नहीं हुए, आपको रिसीवेबल में पैसे देर से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पेमेंट आपको उसी जो भी आपके डेज हैं, लेट्स से 30 डेज हैं या 15 डेज की आपकी टाइमिंग है, आपको उसी दिनों में के अंदर देने हैं, ठीक है। तो अगेन आपके पास लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा, लिक्विडिटी क्रंच आने शुरू हो जाएगा, आपको अपने वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है, क्योंकि आपने रिसीवेबल डेज इंक्रीज करने, तो लिक्विडिटी रिस्क भी आपका आ जाएगा। तो वो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने वो डिस्क्लोजर को अपडेट ना करा हो, डिस्क्लोजर में इस बात का जिक्र ना करा हो, तो IFRS 7 का जो डिस्क्लोजर होता है उसके अंदर ये वाली चीज़ें कैटर ना करी गई हों, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके बहुत कम चांसेस है कि उस वक्त ये वाला रिस्क आपके दिमाग में आए, लेकिन ये कि हमें अभी से तैयारी ऐसी करनी है कि अगर इस बात की ऐसी कोई चीज़ें हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है कि इस टाइप का अगर कोई चीज़ होती है तो हमें ये भी सोचना है कि IFRS 7 का डिस्क्लोजर का भी रिस्क आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब ज़रा सा हम देखेंगे कि बच्चों ने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर देखते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से रिस्क को ड्राफ्ट करा। सबसे पहला रिस्क हम पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का। TPL इज इंगेज इन सेलिंग ब्रांडेड मोटरसाइकिल विच इज इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, ठीक है, विल इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन करेंसीज, ठीक है। यहाँ तक तो जो रिस्क फैक्टर था, यहाँ तक जो रिस्क फैक्टर था, ये तो बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, रिस्क फैक्टर बिल्कुल ओके, ठीक है। देयर इज अ रिस्क of gain or losses on transaction of foreign custom currencies are wrongly क्रेडिट और डेबिट। इधर वो रिस्क लिख रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि गेन आ रहा हो तो गेन को आप करते हैं क्रेडिट, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग, ठीक है। लॉस आता है तो आप डेबिट करते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला रिस्क होने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम है। आपने कुछ मेजर रिस्क के बारे में बताना था कि यार इधर मेजर रिस्क किस चीज़ का आएगा। मेजर रिस्क क्या आ सकता था, सबसे पहले तो IS 21 को
IS-21 को दिमाग में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। IS-21 हमें क्या कहता है? IS-21 कहता है कि यार जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है जो कि फॉरेन करेंसी के अंदर होती है, लेट्स से अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ $100 की कोई चीज़ परचेज करता हूँ, ठीक है। $100 की कोई परचेज करता हूँ और वो किस डेट को कर रहा हूँ? लेट्स से मैं कर रहा हूँ 1 जैन को, ठीक है। $100 की मैंने चीज़ परचेज करी, उस वक्त रेट जो चल रहा था वो 200 का रेट चल रहा था, ठीक है। $100 मल्टीप्लाई बाई 200 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 20,000 रुपये। तो आपने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है 20,000 रुपये पे। आपने इन्वेंट्री को डेबिट करना है 20,000 रुपये से, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और क्रेडिट क्या करना है? आपने क्रेडिट करना है पेबल 20,000 रुपये से। तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने गलती से 200 की जगह 210 ले लिया हो और एसबीपी की वेबसाइट पे 200 आ रहा हो, ठीक है। तो अगेन इस चीज़ का रिस्क है कि मैनेजमेंट ने जो रिकॉर्डिंग के वक्त जब ट्रांसलेशन करा हो, रेट सही ना लिया हो। ये बात समझ में आ रही है? तो वो चीज़ स्पेसिफिकली आपने मेंशन करनी है। IS-21 हमें ये कहता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि यार जब हम उसको पे कर रहे थे, तो हमने जब पे करा, तो लेट्स से हमने क्या करा, $100 जब हम पे करने की बारी आई, तो $100 को हमने उस वक्त जो रेट था, उस वक्त लेट्स से 300 का रेट हो गया, ठीक है। तो ये बन गए 30,000 रुपये, ठीक है। तो उस वक्त एंट्री क्या हुई होगी सर? उस वक्त एंट्री हुई होगी पेबल डेबिट, ठीक है, पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। पेबल कितने से डेबिट हुआ होगा सर? 20,000 रुपये से डेबिट हुआ होगा। बैंक आपने 30,000 से क्रेडिट करा और गेन आपने रिकॉर्ड कर लिया 10,000 का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इधर ये रिस्क है कि मैनेजमेंट ने सही से गेन या तो रिकॉर्ड ही ना करा हो, मैनेजमेंट ने एंट्री गलत पास कर दी हो, ठीक है। मैनेजमेंट ने सिंपली क्या करा हो? मैनेजमेंट ने एंट्री करी हो पेबल डेबिट। नॉर्मली ये करते हैं जो बीकॉम पास वगैरह, जो जिनको अच्छी नॉलेज नहीं होती, वो क्या करते हैं कि यार बैंक पेबल को 30,000 से ही क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और बैंक को 30,000 से डेबिट कर देंगे, और गेन लॉस कोई रिकॉर्ड ही नहीं करते। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं वो गेन को रिकॉर्ड ही ना करें, ये रिस्क है, ठीक है। मतलब पेबल डेबिट हुआ था, पेबल जो क्रेडिट हुआ था शुरू में वो 20,000 से हुआ था, और डेबिट वो करते हैं 30,000 से, तो पेबल का बैलेंस भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और गेन लॉस आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, वो एक अगेन रिस्क आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि यार इस चीज़ का रिस्क है, ठीक है। तीसरा रिस्क है, ये तो हमने एक रिस्क के बारे में बात करी शुरू के, ठीक है। फिर हमने बात करी गेन लॉस रिकॉर्ड करने की। ये कौन सा गेन लॉस था सर? ये रियलाइज्ड गेन लॉस था। ये वाला जो मैंने बात करी सर, ये रियलाइज्ड गेन लॉस की बात करी। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी लाइबिलिटी पेबल में रिकॉर्डेड होगी $100 की, लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई होगी और 30 जून आ गया होगा। तो उसमें IS-21 कहता है अगर कोई 30 जून पर ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो कि फॉरेन करेंसी के अंदर है, तो आप देखेंगे कि यार अभी क्या रेट चल रहा है क्लोजिंग पर, ठीक है। 30 जून पे क्या रेट चल रहा है? लेट्स से अभी चल रहा है 250 रुपये, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने देखना है ये कि यार 250 रुपये का रेट चल रहा है, अभी कितने बन गए सर? 25,000 रुपये बन गए। तो आपने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर देना है, पेबल को इंक्रीज़ कर देना है, 25,000 रुपये ले आना है, ठीक है। तो उसके लिए आप एंट्री क्या पास करेंगे? आप एंट्री पास करेंगे सर पेबल क्रेडिट 5,000 से, ठीक है। और अनरियलाइज जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉस आएगा सर, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज का लॉस आएगा 5,000 से, आप रिकॉर्ड करेंगे, ये अनरियलाइज्ड होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है इस चीज़ का रिस्क है कि मैनेजमेंट ने इस पेबल का बैलेंस को अपडेट ना कराओ 30 जून पर, जो कि क्लोजिंग पर पड़ा हुआ है। तो 3 रिस्क हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन से कि इंपोर्ट से हमें 3 रिस्क पता चल गए। 3 रिस्क कौन से थे? पहला रिस्क IS-21 हमें कहता है कि यार जब भी ट्रांजेक्शन हो उसको उस डेट पर जो हमारा फॉरेन करेंसी का रेट चल रहा है उस पर उस डेट को पर रिकॉर्ड करो। ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट ने ना कराओ, ठीक है। दूसरी चीज़ कहता है कि जब पेमेंट हो जाती है तो जो भी डिफरेंस होता है उसको हम क्या करते हैं सर? गेन लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट ने वो रिकॉर्ड ना कराओ। तीसरी चीज़ IS-21 हमें ये कहता है कि यार जब भी अगर कोई लाइबिलिटी पड़ी हुई है जो कि फॉरेन करेंसी के अंदर है, उसको आप
अपडेट करते हैं 30 जून पे, दोबारा क्लोजिंग डेट पर ट्रांसलेशन करते हैं और पेबल के बैलेंस को अपडेट करते हैं, ठीक है। और अनरियलाइज गेन लॉस आप रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा हो सकता है मैनेजमेंट ने अपने पेबल्स को अपडेट ना करा हो। तो एक ही जगह से हमें 3 रिस्क मिल गए। अब मुझे बता, अगर ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगा तो मुझे कौन सा ऐसा एग्जामिनर होगा जो मुझे मार्क्स प्रॉपर नहीं देगा, और एग्जामिनर को पढ़ के पता चलेगा हाँ यार इस बच्चे को अकाउंटिंग भी अच्छे से आती है, इस बंदे को ऑडिटिंग, जब अकाउंटिंग आएगी तो देखें ऑडिटिंग आएगी। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा आप क्विकली रिवाइज कर लें कि यार ये चीज़ें होती हैं। जब अकाउंटिंग आपकी अच्छी होगी तो आप रिस्क अच्छे से ड्राफ्ट कर सकेंगे। तो देखिए मैंने IAS 21 को सामने रखा, IAS 21 की जो रिक्वायरमेंट थी उसको लेकर मैंने क्या करा सर, रिस्क को ड्राफ्ट करा, ठीक है। तो बच्चे ने ये गलती करी। अब इस पे क्या होगा कि यार इसके जो मार्क्स है वो क्या कर देगा सर, क्रॉस, ठीक है। तो ये अगेन मसला हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा जी, थोड़ा सा प्रोसीजर्स को भी पढ़ लेते हैं इनके। प्रोसीजर्स क्या लिखे हुए हैं सर, ऑब्टेन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन लेजर एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। इसमें इन्होंने बोला है कि भाई मैं फॉरेन करेंसी के लेजर को लूँगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन के लेजर को लूँगा और इस पर TOC करूँगा, टू इंश्योर गेन लॉस आर करेक्टली रिकॉग्नाइज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल IFRS, ठीक है जी। अब देखें उसने परफॉर्म TOC, बोल रहा है कि भाई मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करूँगा, लेकिन जो आगे बात वो लिख रहा है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाली बात लिख रहा है, TOD वाली बात लिख रहा है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि ये भी प्रोसीजर सही नहीं है। TOC का ये प्रोसीजर नहीं। अगर TOC का आप कोई प्रोसीजर लिख रहे हैं तो इसको प्रॉपर्ली बताएं कि भाई TOC कंट्रोल क्या टेस्ट करेंगे, ठीक है, कौन सा कंट्रोल टेस्ट करेंगे, उससे क्या चीज़ वेरीफाई होगी। तो ये भी अगेन मसला है, ठीक है। इंश्योर डेट अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट आर यूज्ड, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट आर यूज ये सही है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा लिंक करना चाहिए था कि यार एक्सचेंज रेट यूज किस तरीके से। आप स्टेप देखें, प्रोसीजर जब भी लिखें तो कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिख रहे हों, तो सामने वाले को समझ भी आएगी पहले आप ये काम कर रहे हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार लाजमी है कि ऐसे लिखें, लेकिन कोशिश करें कि यार स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें लिख रहे हों, ठीक है। हम सॉल्यूशन भी देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन में चीज़ें लिखी हुई हैं। रिकैलकुलेट द वर्किंग ऑन गेन लॉसेस एंड टेक एक्सचेंज रेट फ्रॉम ऑथेंटिक रिसोर्सेज, ये ठीक है, ये वाला ठीक है बिल्कुल। रिकैलकुलेट द वर्किंग ऑन गेन लॉसेज एंड टेक एक्सचेंज रेट फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि सर सॉल्यूशन मैंने क्या बनाया हुआ है, उसको हम देखेंगे, फिर IKIF से भी उसको एक दफ़ा क्रॉस मैच कर लेंगे तो चीज़ें और आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। सर एक्सचेंज गेन लॉस का रिस्क क्या है, सबसे पहले जो मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर क्या मिसिंग थी सर, अजर्शन नहीं लिखी हुई थी। अजर्शन लिखना मैंने बार बार बताया कि अजर्शन आपको लाजमी लिखनी है, जो कि इधर भी मिसिंग करी हुई थी। अब हम आते हैं कि यार मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट करा, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से रिस्क की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करा सर, रिस्क फैक्टर लिखा, ठीक है। रिस्क फैक्टर, TPL is engaged in selling motorcycle which is imports from China, therefore there will be involvement of foreign currency, foreign currency की इधर इन्वॉल्वमेंट होगी। रिस्क क्या है, सबसे पहला IAS 21 जो कहता है उसको सामने रखते हुए रिस्क की ड्राफ्टिंग करी, ठीक है। इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन में नॉट बी ट्रांसलेटेड एट एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और मे बी यूज इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यार आपने उस डेट की ट्रांजेक्शन उस डेट का एक्सचेंज रेट ना लिया हो, या फिर आपने किसी और डेट का एक्सचेंज रेट ले लिया हो, या फिर आपने किसी इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट से आपने एक्सचेंज रेट ले लिया हो, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में जैसे SBP की वेबसाइट से आपने लेना चाहिए या फिर नेशनल बैंक की लेना चाहिए, आपने वहाँ से ना लिया हो, किसी और वेबसाइट से ले लिया हो, ठीक है, तो वो भी अगेन इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। इधर रिस्क क्या आएगा सर, सबसे पहला रिस्क क्या आएगा सर, सबसे पहला रिस्क आएगा सर, अगर परचेजेस से रिलेटेड बात करूँ, परचेजेस से रिलेटेड बात करूं, कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड बात करूं, तो उधर आपकी एक्यूरेसी के असर्शन का रिस्क आएगा, ठीक है। अगर आपकी इन्वेंट्री में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर इन्वेंट्री में आ रही है अगर आपने जो भी इंपोर्ट्स करी है अगर वो इन्वेंट्री में आ रही है बैलेंस शीट में, वो अभी तक सेल नहीं हुई, तो आपकी वैल्यूएशन की असर्शन का रिस्क आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो आपने ये असर्शन भी लाजमी लिखनी है। दूसरा मसला क्या आएगा सर, दूसरा मसला ये आएगा कि यार हो सकता है कि रियलाइज गेन लॉस, जैसे कि मैंने बात करी थी कि यार आप पेबल डेबिट करते हैं नॉर्मली, अक्सर जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पेबल डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। अब पेबल का भी बैलेंस आपका ख़राब हो गया और
जो गेन लॉस है आपने वो रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो मतलब कि कंप्लीटनेस की असर्शन का मसला आ गया कि कंप्लीटली आपने वो गेन लॉस को रिकॉर्ड ही नहीं करा, ठीक है, जबकि वो था लेकिन आपने कंप्लीटली उसको रिकॉर्ड नहीं करा, ठीक है। या दूसरा मसला ये कि यार एक्यूरेसी का मसला, या आपने गेन लॉस रिकॉर्ड करा लेकिन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड करा, तो अगेन एक्यूरेसी का मसला आ जाएगा, ठीक है। Moreover, there is also a risk that the outstanding liability pertaining to imports may not be translated at the closing exchange rate at the date of the reporting date. It is a risk of valuation assertion. ठीक है, आपने पेबल का बैलेंस अपडेट नहीं करा तो आपकी वैल्यूशन की असर्शन का मसला आ जाएगा, तो असर्शन आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसीजर्स को हम देखते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने क्या करा सर, ऑब्टेन एंड रिव्यू रियलाइज अनरियलाइज गेन लॉस, दोनों चीज़ों का आप जिक्र करेंगे, भाई रियलाइज गेन लॉस की भी वर्किंग लूंगा, अनरियलाइज गेन लॉस की भी वर्किंग लूंगा, एंड परफॉर्म रीकैलकुलेशन टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ वर्किंग। सबसे पहला काम क्या करूंगा सर, रीकैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, ये देखूंगा कि यार फार्मूलाज वगैरह आपने वर्किंग में प्रॉपरली लगाए नहीं लगाए, कहीं ऐसा तो नहीं फार्मूलाज का कोई एरर हो जिसकी वजह से आपकी एडजस्टमेंट आ जाए। तो पहले तो मैं ये देख लूंगा कि वर्किंग आपने प्रॉपरली बनाई है नहीं बनाई, ठीक है, उसमें सही तरीके से आपने ट्रीटमेंट करा है नहीं करा, वो चीज़ देख लूंगा। अभी मैं वेरीफाई नहीं करा कोई भी चीज़ को, मैंने कोई एक्सचेंज रेट वेरीफाई नहीं करा, अभी सिर्फ इनकी वर्किंग को इंश्योर कर रहा हूँ वो सही है नहीं है, उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहा हूँ। फिर क्या करूंगा सर, रियलाइज वर्किंग जो गेन लॉस की होगी, रियलाइज वर्किंग जो गेन लॉस की होगी उसके उसमें से सैंपल उठाऊंगा और देखूंगा कि यार आपने एक्सचेंज गेन लॉस क्या करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर लिया है, वो देख लूंगा, तो ये इस रिस्क को कवर कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करूंगा सर, देखिए रिस्क को मैंने सामने रखा, फिर मैंने प्रोसीजर डिज़ाइन करे। रिस्क जब तक मैं सामने नहीं रखूंगा प्रोसीजर्स अच्छे से ड्राफ्ट नहीं कर सकूंगा। आपने प्रोसीजर लिख कर आपने ये इंश्योर करना है क्या वो प्रोसीजर को एड्रेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। पता चला आपने प्रोसीजर लिख लिया लेकिन वो रिस्क को एड्रेस ही नहीं कर रहा, तो आपका जो प्रोसीजर्स है उसके आपको मार्क्स 0 मिल रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने देखना ये कि सर सेलेक्ट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट्स ऑन अ सैम्पल बेसिस। आपने क्या करा सर, सॉरी मैंने ये वाला गलत लिख टिक करके ये वाला रिस्क को एड्रेस करेगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपने क्या करी, सेलेक्ट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट्स ऑन अ सैम्पल बेसिस टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट इज यूज्ड इन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी बाय वेरीफाइंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्स। सर इधर मैं क्या कर रहा हूँ सर, एक इंपोर्ट रजिस्टर होता है, इंपोर्ट रजिस्टर होता है या फिर इंपोर्ट का लेजर होगा, वहाँ से मैं ट्रांजेक्शन सैम्पल बेसिस पे उठाऊंगा, ठीक है, और देखूंगा कि यार आपने जो एक्सचेंज रेट लिया था उस वक्त का वो क्या सही लिया था, उसी डेट का आपने एक्सचेंज रेट उठाया था या नहीं उठाया था, क्या आपने सही वेबसाइट से एक्सचेंज रेट लिया था नहीं लिया था, वो मैं इंडिपेंडेंट सोर्स से क्रॉस चेक कर लूँगा, तो मेरा इस रिस्क को ये एड्रेस कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा वाला किस रिस्क को एड्रेस कर रहा था सर, इस वाले रिस्क को कर रहा था। तीसरा वाला सर इस वाले रिस्क को एड्रेस कर रहा था। चौथा वाला पढ़ते हैं, रीपरफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज गेन लॉस टू इंश्योर ऑल इंपोर्ट लाइबिलिटीज हैज बीन translated at the closing exchange rate at reporting date and verify the closing rate from the independent source SBP वेबसाइट। तो ये इस रिस्क को कवर कर रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें रिस्क एंड प्रोसीजर्स के क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आईकेप की भी एक दफ़ा सजेस्टेड आंसर को देख लेते हैं कि आईकेप का सजेस्टेड आंसर क्या कहता है सर। सबसे पहले तो ऑडिट रिलेटेड जो हमारा फॉरेन करेंसी का ट्रांसलेशन रिस्क है उसको हम देखते हैं। टीपीएल इज इंपोर्टिंग मोटरसाइकिल्स फ्रॉम चाइना, इट वुड फेस फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ये तो फैक्टर तो इन्होंने सही लिखा है, ठीक है। एंड वुड हैव टू ट्रांसलेट इट्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एंड ट्रांसलेशन विच वुड रिजल्ट इन। सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ के बारे में तो इसने जिक्र कर दिया जो कि हमने भी करा था। एंड ट्रांसलेशन विच वुड एक्सचेंज गेन ऑन लॉस देयर इज द रिस्क दैट इट माइट नॉट बी करेक्टली रिकॉर्डेड। तो इसने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है कि सामने वाले को चीज़ें क्लियरली समझ नहीं आ रही, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा इसको और अच्छी क्वालिटी में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार सजेस्टेड आंसर गलत कह रहा है, सजेस्टेड आंसर ने भी देखें आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वाला चीज़ें कवर कर ली, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स का भी कवर करा है लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में इसने कवर कर लिया है। कोशिश आपने ये करनी है कि यार मार्क्स को देखते हुए मैं एक पहले आपने प्रैक्टिस जो करनी है ना, देखें अच्छी क्वालिटी की करनी है, ठीक है। जब आपके पास मार्क्स सामने हो, मार्क्स को सामने रखते हुए अगर आपको लगता है कि यार मार्क्स कम है और आपको इतना ज़्यादा लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो आपने उसको थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। आपने उसको थोड़ा सा कम में, लेकिन अल्टीमेटली आपका पर्पस कंप्लीट सर्व होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का भी जिक्र हो रहा हो, ट्रांजेक्शन्स का भी जिक्र हो रहा हो। ट्रांजेक्शन में वो क्या कवर कर रहा है सर, परचेजेस जो हम शुरू में रिकॉर्ड करते हैं, इंपोर्ट रिकॉर्ड करते वक्त ये बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बात आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो आपको शायद समझ में आ रही हो। तो देखें
डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आपने अपना डिसाइड करना उस वक्त कि यार अगर मार्क्स ज़्यादा दिए हुए हैं, जैसे आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है कि यार सिर्फ वो कहता है डिस्कस द ऑडिट रिस्क। अगर डिस्कस द ऑडिट रिस्क है तो आपने देखें इस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है प्रॉपरली, ठीक है। अगर वो प्रोसीजर भी आपसे मांग रहा है, आपने देखना है कितने मार्क्स का, अगर आपको लग रहा है कि यार मार्क्स कम है, ये अगर इस तरीके से मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने शॉर्टकट के अंदर ये कि यार ज़्यादा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो, लेकिन अल्टीमेटली आप सारी बातें, ये सारे रिस्क को आपको कवर कर रहे हों। लेकिन अभी से आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि आप अच्छी क्वालिटी की ड्राफ्टिंग करें। जब अच्छी क्वालिटी आपको आ जाएगी ना, देखें अच्छी जब चीज़ आ जाती है ना बंदे को, फिर शॉर्टकट मारना भी आसान हो जाता है, ठीक है। उसको कम करना आसान हो जाता है, लेकिन जब आपने कम की प्रैक्टिस करी हुई होती है तो उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश करनी है अभी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी ड्राफ्टिंग करनी है, देन अगर शॉर्टकट वाली अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ आप कर सकते होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने प्रोसीजर्स क्या लिखा है, चेक दैट एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट यूज्ड इन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है भाई, एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट देख लेंगे, सैम्पल बेसिस पे देख लेंगे, गेन लॉसेज ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आर करेक्टली रिकॉर्डेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 21। ठीक है, ये बस कह रहे हैं कि आप सैम्पल बेसिस पे मैं देख लूँगा, एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट आपने यूज़ करा। चीज़ें क्लियरली समझ नहीं आ रही थोड़ा सा, और आप कोशिश करें कि यार एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करें कि यार उसको समझ में आए आप क्या लिखना चाह रहे हैं। जब इस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे ना आप, तो आप मुझे बताएं कि यार खुद बताएं कि क्या एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। आपको एग्जामिनर यार खुद बोलेगा कि भाई पास हो जाओ, ठीक है। उसको लगेगा हाँ यार बच्चे ने कुछ चीज़ लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ड्राफ्टिंग करनी है। अच्छा जी, दूसरा देखते हैं कि बच्चे ने और किस तरीके से चीज़ें लिखी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं हाथ के हाथ। वारंटी प्रोविजन, TPL इज मेंटेनिंग द वारंटी प्रोविजन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू द सेम एज द प्रीवियस ईयर। ठीक है भाई, जो पिछले साल था वही कर रहा है, दैट इज 6%। ठीक है, विच इज़ वेरी हाई एंड इंडिकेट्स, वो कह रहा है भाई जो आपने लास्ट ईयर से आपने जो करा था, मतलब वही एक तो सेम रख रहा है, और इधर ये कह रहा है भाई ये तो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है भाई, तो क्या करें, कम कर दें, ये आप मुझे बताएं। भाई ये तो आप खुद कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो एंड इंडिकेट्स द रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई प्रोविजन की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, लेकिन एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि यार प्रोविजन की जो परसेंटेज है हाई है। दोनों बातें आपस में मैच नहीं करी, दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। आप कह रहे हैं कि यार जो परसेंटेज है प्रोविजन की वो बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए, हाई परसेंटेज होगी तो फिर तो अंडर स्टेटमेंट का रिस्क तो नहीं होगा, ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा, ठीक है। तो आप खुद कह रहे हैं कि यार हाई परसेंटेज है, एंड देन कह रहे हैं कि यार रिस्क है अंडर स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये बात आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, फर्दर द मैनेजमेंट हैज़ क्लेम्ड द सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मोटरसाइकिल्स, बट इन एक्चुअल क्लेम्स वर स्लाइटली हायर देन द प्रोविजन विच इंडिकेट्स द अनफेयर एस्टिमेशन रिगार्डिंग प्रोविजन। अच्छा जी, आपने इधर एक चीज़ लिखना मिस कर दी कि यार जो क्वालिटी इंप्रूव करना है वो मैनेजमेंट के हाथ में ही नहीं है, वो तो सप्लायर के हाथ में है। ये बात समझ में आ रही है कि यार मैनेजमेंट की चीज़ हाथ में ही नहीं है, मैंने तो वो सप्लायर के हाथ में है, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये वाला अभी भी कह सकते हैं कि यार ठीक है, आपने एक अच्छी कोशिश करी। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं प्रोसीजर्स को, कि प्रोसीजर किस तरीके से आपने ड्राफ्ट करे। ऑब्टेन द लेजर ऑफ वारंटी प्रोविजन एंड एनालिसिस द रिकॉर्डिंग एंट्रीज। अच्छा जी, आपने लेजर लिया वारंटी प्रोविजन का, एंड एनालिसिस द रिकॉर्डिंग एंट्रीज। सर प्रोविजन के लेजर लेकर एनालिसिस क्या परफॉर्म करेंगे। लेजर में सिंपल एंट्री होती है, एंट्री क्या होगी सर, प्रोविजन क्रेडिट होगा, वारंटी प्रोविजन क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस डेबिट होगा। अब उसमें एनालिसिस क्या करेंगे आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, रिकॉर्डेड एंट्रीज का वो तो एक साल के एंड में एक एंट्री लगती है कि भाई वारंटी प्रोविजन की, कोई हर दिन थोड़ी वारंटी प्रोविजन रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो इसमें एनालिसिस किस तरीके से करेंगे उसको आपने, अगर चलें कर भी रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहिए था, जो कि मिसिंग है, ठीक है। डिस्कस विद मैनेजमेंट फॉर एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन क्लेम्स। अच्छा जी भाई, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन क्लेम एंड वेरीफाई रीजंस विद रिलेटेड वर्किंग्स। ठीक है, तो रिलेटेड वर्किंग्स को थोड़ा सा आपने क्लियरली बताना चाहिए था कि भाई किस जगह से आप कौन सी वर्किंग से क्या वेरीफाई करेंगे, थोड़ा सा और एलेबोरेट। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि यार आप ऐसे सोच के ड्राफ्टिंग करें जैसे आप सामने एग्जामिनर से बात कर रहे हैं। बात करते वक्त कैसे चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी तरीके से आपने चीज़ें प्रॉपरली बतानी है। अच्छा जी,
कंपेयर द प्रोविजन परसेंटेज विद सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस इन इंडस्ट्री। ठीक है, ये अच्छा है अभी भी। इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स फॉर एन इंडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम विद एनी ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स। अच्छा, देखिए कंपनी का तो एक ही प्रोडक्ट है ना, कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रॉब्लम्स के बारे में, कंपनी का प्रोडक्ट एक ही है ना, तो आप क्या उसमें बताएंगे? बोर्ड मिनट्स आई डोंट थिंक यार इसमें कोई ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें इस केस के अंदर पर्टिकुलरली अप्लाई मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब देखें ये जनरल नेचर का, अगेन ये क्रॉस हो जाएगा, ये जनरल नेचर का है कि यार मोर सब्सटेंटिव ये कब काम आता है? ये वाला प्रोसीजर उसका वक्त काम आता है जब एफएस लेवल का रिस्क हो। सर ये एफएस लेवल का रिस्क ही नहीं है, तो ये वाला जो है ये आपका कट हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखें अगेन मैं कह रहा हूँ कि यार उसको स्पेसिफिक होके जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि यार किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। Warranty provision, since TPL is an importer of motorcycle, is not involved in the manufacturing process. It has no control over the quality of motorcycles. सर पहली बात तो इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है क्वालिटी का। ठीक है, फर्दर ये सारा क्या है सर? रिस्क फैक्टर है। फर्दर लास्ट ईयर वारंटी प्रोविजन वो ऑल्सो नॉट एडुकेट एज एक्चुअल क्लेम्स एक्सीडेड द प्रोविजन मेड बाय द मैनेजमेंट। दिस शोज दैट TPS management assumption regarding provision are not adequate. Considering the above matters, reduction in provision will enhance the risk under statement of provision. It is a risk of वैल्यूएशन assertion। तो लाजमी लिखनी है, assertion लाजमी लिखनी है, जो कि आपने इधर मिसिंग करी थी, assertion मिसिंग थी आपकी। ठीक है, तो assertion आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और रिस्क आपने मिस कर दिया था और जो कि आईकेप ने भी मिस करा हुआ है। मोर ओवर देयर इज ऑल्सो अ रिस्क दैट इट मे बी अ सर्विस टाइप वारंटी अंडर IFRS 15 बट इट मे बी रिकॉर्डेड एज assurance टाइप वारंटी एज पर IS 37। इट इज़ अ रिस्क ऑफ क्लासिफिकेशन assertion। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, प्रोसीजर्स में आते हैं हम कि यार प्रोसीजर्स में क्या किस तरीके से लिखना है सर? अच्छा ओवरऑल ये वाला जो रिस्क है वारंटी वाला, उसमें ऑलमोस्ट आईकेप का और मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ये चीज़ आईकेप ने मिसिंग करी हुई है। ठीक है, ये मैंने ऐड करी है। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो आपके प्रोसीजर्स थे वो मैंने ऐड करें। ठीक है, ये वाले दो प्रोसीजर्स इससे रिलेटेड है वो मैंने ऐड करें, बाकी ऑलमोस्ट प्रोसीजर्स हमारे सेम है। ठीक है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या था कि यार आप सबसे पहले तो ये समझें कि सप्लायर से जो आप ख़रीद रहे हैं उससे क्या आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो कि मैंने शुरू में आपसे बात भी करी थी कि सप्लायर से आपकी क्या कम्युनिकेशन है, किस तरीके से क्वालिटी इंप्रूव हुई, कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो एविडेंसेस लूँगा फ्रॉम मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच दे रिप्रेजेंटेड इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ मोटरसाइकिल्स। क्या ऐसी बेसिस थी जिससे आप कह रहे हैं कि यार क्वालिटी आपने इंप्रूव कर दी, क्या आपने ऐसी चीज़ें करी? तो उससे रिलेटेड मैं एविडेंसेस लूँगा उस बात से रिलेटेड। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है सप्लायर से, तो जो भी आपने क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो भी आपने सप्लायर ने जो चीज़ें स्टेप्स लिए उसको पहले तो समझूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स को रिव्यू करूंगा ये अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि यार क्या ये सर्विस टाइप वारंटी है, एश्योरेंस टाइप वारंटी, और मैनेजमेंट ने इस पर क्या असेसमेंट करी है वो मैं समझूंगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके अलावा मैं क्या करूंगा सर? मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा लेवल ऑफ वारंटी। ठीक है, इधर मैं टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ टू कंपेयर द लेवल ऑफ वारंटी प्रोविजन ईयर ऑन ईयर बेसिस। यार जो प्रोविजन आप बनाते हो उसको मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूंगा कि यार क्या ट्रेंड है, आप क्या प्रोविजन हमेशा बढ़ाते हैं या कम करते हैं, किस तरीके से आप चल रहे हैं। ठीक है, और कंपेयर प्रायर ईयर एक्चुअल क्लेम्स टू बजटेड प्रोविजंस। ठीक है, आपका एक्चुअल क्लेम लास्ट टाइम क्या था और आपने प्रोविजन क्या रिकॉर्ड करा था, जैसे कि क्वेश्चन ने भी बताया कि यार जो हमारा क्लेम्स है वो स्लाइटली हायर थे प्रोविजन से। तो उसको कंपेयर करूंगा कि यार कितना ज़्यादा हाई था, कितना ज़्यादा परसेंटेज का फ़र्क है। तो वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करूंगा, क्या वो कितने परसेंटेज से का फ़र्क है, तो वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करूंगा। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा ऑफ क्लेम लॉन्च इन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ठीक है, उसको देखूंगा कि यार लास्ट ईयर कितने क्लेम्स आए थे, इस साल कितने क्लेम आए, क्या क्लेम्स लास्ट ईयर से कम हुए हैं? अगर लास्ट ईयर से कम हुए तो मतलब ये कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और कम करा जा सकता है, फिर बात समझ में आएगी। तो मैं क्लेम्स
टू क्लेम भी कंपैरिजन करूंगा। एक तो प्रोविजन को कंपेयर कर लिया और क्लेम टू क्लेम भी मैंने कंपेयर कर लिया प्रीवियस ईयर से, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस वगैरह बनाई है प्रोविजन की वर्किंग के अंदर कि यार मैं 6% लेट से ले रहा हूँ, तो 6% क्यों ले रहा हूँ, उसकी क्या अजम्पशन है, किस बेसिस पे आपने जो भी अजम्पशंस आपकी हैं उसको मैं वेरीफाई करूँगा, क्या आपका रेशनाल है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, तो उसको मैं समझने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, फिर इसके अलावा ये भी देखूंगा कि मैं सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करूंगा। सब्सिक्वेंट टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है, ये पूरे प्रोविजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आपने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग लाजमी लाजमी करनी होती है, ठीक है। जब भी आप प्रोविजन वगैरह देख रहे हैं, आपने आपने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करें, जो लेट से अगर जून का क्लोजिंग ईयर एंड है, तो आप अगर जुलाई में हैं, अगस्त में हैं, तो जुलाई अगस्त के आप सब्सिक्वेंट ईयर में देखें भाई कितने क्लेम्स आ गए, और क्लेम्स की बेसिस पे, उसी क्लेम की बेसिस पे आप एक्सपेक्टेड क्लेम मजीद आप देखें अगले 10 महीनों में क्या आएंगे, उसी की बेसिस पे आप देखें कि यार टोटल क्लेम्स कितने होंगे, और उसको कंपेयर करेंगे प्रोविजन से, ठीक है, टू असेस रीजनेबलनेस ऑफ प्रोविजन रिकमेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो ऑलमोस्ट आई कैप और ये सेम है, बस इसके अंदर मैंने ये वाला एक चीज़ रिस्क ऐड करी है और उससे रिलेटेड ये प्रोसीजर्स ऐड करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इनका देखते हैं कि इन्होंने और क्या चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, इन्होंने एक और जो IFRS 7 वाला डिस्क्लोजर था वो वाला इन्होंने मिस करा हुआ है, ठीक है। वो वाला हम देखेंगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए। एक मिनट। अच्छा, IFRS 7 वाला मैंने लिखा हुआ है, उसको पहले हम देख लेते हैं IFRS 7 वाला। अच्छा जी, ऑडिट रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। IFRS 7 की जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम देखेंगे। TPL हैज़ इंक्रीज इट डेटर कलेक्शन पीरियड, हाउ एवर देयर इज़ नो चेंज इन द क्रेडिट पीरियड फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स। कि भाई क्रेडिट पीरियड जो इम्पोर्ट का है वो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपके कलेक्शन पीरियड में चेंजेस आ गई है, तो एक तो क्रेडिट रिस्क आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, और आपका लिक्विडिटी रिस्क भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आप पैसे दे ना सकें उसको, लिक्विडिटी क्रंच आ जाए, ठीक है। There is a risk that it might not be appropriately disclosed in the financial statement under financial risk management disclosure under IFRS 7, ठीक है। It is a risk of completeness and accuracy of presentation and disclosure assertion, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमी आपने लिखनी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल ऑब्टेन एंड डिस्क्लोजर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरीफाइड इट इज़ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड, बस इतना सा लिखना था, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि यार स्टूडेंट की कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अच्छा जी, अनरिकॉर्डेड कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन फ्रॉम सर्टेन स्मॉल डीलर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इज एन इंडिकेशन ऑफ कैश मिसअप्रोप्रिएशन एंड टीमिंग लेंडिंग इज पॉसिबल बिफोर द डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। अगेन अगर मैं देखा जाए तो असर्शन मिसिंग है, ठीक है। आइदर 240 में हमने पढ़ा था कि यार जब भी फ्रॉड रिस्क होता है तो सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, ठीक है, वो हमने वो एक चीज़ मिसिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग है, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें बताया नहीं कि भाई किस चीज़ का रिस्क है। अच्छा, पर्टिकुलरली हमने ये भी नहीं बताया कि किस पर्टिकुलर हेड के अंदर रिस्क है, हेड भी हमने नहीं बताया, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी मिसिंग है, उसको हम देखेंगे। इनहेंस द सब्सटेंटिव टेस्टिंग एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इनहेंस द सब्सटेंटिव टेस्टिंग एज एनालिटिकल प्रोसीजर इन केस ऑफ वीक कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट और अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग। अब मुझे एक चीज़ बताएं, एक चीज़ है कि यार आप जो पैसे आते हैं कस्टमर से वो कैश की सूरत में आते हैं, और कैश जो है बंदा जो है वो जेब में डाल देता है, ठीक है। अब उसके अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर आपको क्या हेल्प आउट करेगा, मुझे ये बताएं। वो चीज़ तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, लेजर के अंदर ही नहीं आ रही, वो चीज़ तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर उसमें आपको कैसे हेल्प करेगा, ये बात है ना थोड़ी सी जस्टिफाई नहीं हो रही, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा देखना है, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेगा, वो पकड़ ही नहीं सकेगा, पहली बात है वो तो, क्योंकि आपने आपने करा क्या, देखें होता क्या है कि यार आपने लेट से सेल्स रिकॉर्ड करी और रिसीवेबल रिकॉर्ड करा, ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर दिया, पैसे आए, आपको करना ये चाहिए था बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन क्या करा बीच में एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी और पैसे लेके वो जेब में रख के चला गया। अब ये एनालिटिकल प्रोसीजर आप जितने भी परफॉर्म कर लें, आपको कैसे पता चलेगा कि यार कि इसमें क्या मसला है क्या नहीं मसला, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो मसला इस चीज़ का है।
अब इस चीज़ को पकड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो देखते हैं। कन्फर्मेशन फ्रॉम डीलर्स वाया ईमेल्स एसएमएस। कन्फर्मेशन तो आप लाजमी लेंगे, ठीक है, कन्फर्मेशन लिखना बिल्कुल सही है। कन्फर्मेशन से क्या पता चलेगा, कन्फर्मेशन में पता चल जाएगा, अगला बंदा बोलेगा भाई मैंने तो पैसे दे दिए, मेरा तो कोई पेबल है ही नहीं, सामने वाला कस्टमर का तो पेबल होगा ना, तो वो बोलेगा भाई मेरा तो ज़ीरो पेबल है। आप बोलेंगे मेरे पास 100 रुपये का रिसीवेबल आ रहा है, तो वहाँ से मसला आपको पता चल जाएगा। तो कन्फर्मेशन ठीक प्रोसीजर है। वाया ईमेल्स और एसएमएस ये लिखना नहीं चाहिए। पहले पहले आप क्या करते हैं सर, पहले तो आप फिज़िकली सेंड करते हैं, कोशिश आपकी होती है कि फ़िज़िकली आप सेंड करें, ठीक है। देन अगर ईमेल पर आती है तो ईमेल से रिलेटेड भी फिर आपको मज़ीद प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं कि यार सही आपको डायरेक्टली रिसीव हुई नहीं हुई, क्या सही डोमेन से हुई नहीं हुई, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन वाला ठीक था, सही है। ऑब्टेन लिस्ट ऑफ कैश डीलर्स एंड वेरीफाई देयर एक्टिविटीज़ विथ क्लाइंट्स एज देयर इज चांसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, इधर कह रहे हैं कि भाई कैश डीलर्स जो होंगे उनकी मैं लिस्ट लूँगा, उनकी एक्टिविटीज़ देखूंगा, क्लाइंट के साथ क्या होती हैं, देयर इज चांसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखें इधर मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बाज़ाहिर कुछ भी नहीं है, कोई सवाल ने स्पेसिफिकली कोई ऐसी बात नहीं करी, और ये बहुत दूर की सोच होगी कि यार आप इस टाइप का रिस्क सोचें, बहुत दूर की, ठीक है। तो इस तरफ आपने जाना नहीं था, ठीक है, इतना दूर तक नहीं जाना था आपने, ठीक है। देखिए इधर सिंपल सा ये मसला था जो मैंने आपको ऊपर मसला बताया, इधर मसला सिर्फ सिंपल सा ये था, एम्प्लॉय के पार्ट पे ये हो रहा था कि एम्प्लॉय पैसे लेके उसको बैंक नहीं डाल रहा था, जेब में लेके वो हाँ उसको रिकॉर्ड नहीं करता था और जेब में लेके चला जाता था, ठीक है। तो इधर ये मसला था, ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मसला इधर है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी अगेन क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए, उसको हम ज़रा सा देख लेते हैं। Audit risk related to fraud misrepresentation. As the internal auditor of TPL reported that cash collected from certain small dealers was not recorded and deposited in the bank on a timely basis. This indicate there is a risk that the company has no right to receive. ठीक है, बट स्टिल इट मे बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आपने पैसे ले लिया, अब आपके पास राइट टू रिसीव नहीं है, जब राइट टू रिसीव नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल वो रिकॉर्डेड है। मोर ओवर it is also an indication that there is a control deficiency that could not prevent the fraud. ठीक है, मतलब कि कोई कंट्रोल ही नहीं है कि यार जो फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो मसला क्या है सर, इट इज़ अ रिस्क एट अजर्शन लेवल ड्यू टू फ्रॉड। एफएस लेवल का रिस्क नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर अजर्शन से रिलेटेड है जो कि रिसीवेबल से रिलेटेड है, पूरे एफएस लेवल का रिस्क नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ एफएस लेवल का रिस्क नहीं है, एक पर्टिकुलर अजर्शन से पर्टेनिंग है ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है। थस इट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे सर, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से दो चार्ज गवर्नेंस से कंट्रोल डेफिशिएंसी। सर आपकी कंट्रोल की डेफिशिएंसी का मसला है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस टाइप का चीज़ अकर हो गई, कैसे हुआ, आपकी कंट्रोल सही काम नहीं कर रहे थे, क्या मसले थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपने क्या एक्शन लिए, वो सारी चीज़ें। इंक्वायर व्हाट प्रोसीजर्स हैव बीन टेकन बाय द मैनेजमेंट टू एड्रेस द अबव इवेंट। आपने फिर क्या करा, अगर ये चीज़ें हुई, आपको आइडेंटिफाई हुई, देन आपने क्या करा, क्या एक्शन लिया, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। आप क्या करेंगे सर, इंक्रीज द एक्सटेंड ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग को इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। सर रिसीवेबल में जहां आप 5 सैंपल लेने वाले थे वहां आप 10 लेके उनको कंफर्मेशन भिजवाएंगे, ठीक है। एंड सर्कुलेट द कंफर्मेशन टू डेटर्स टू इंश्योर द राइट टू रिसीव। रिव्यू द रिकंसिलेशन ऑफ द एंटिटीज लेजर विद द कस्टमर स्टेटमेंट। सर अगर क्या कंपनी ने अगर कोई कस्टमर स्टेटमेंट आती है तो कस्टमर स्टेटमेंट से आपने उसको रिकंसाइल करा, तो उसमें क्या चीज़ें आई, उसने क्या रिकंसिलेशन आपने बनाई है, उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लूँगा। अगर आपने कोई रिकंसिलेशन वगैरह बनाई हुई है कस्टमर स्टेटमेंट लेकर, तो वो एक दफ़ा देख लूँगा, उससे भी इंश्योर हो जाएगा, उससे भी पता चल जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कस्टमर कह रहा है कि भाई 50 रुपये का मेरा पेबल है और आप कह रहे हैं मेरा 150 का रिसीवेबल है, 100 रुपये जो है एम्प्लॉय लेके चला गया हो, ठीक है। तो वो कस्टमर स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, दूसरा सबसे बड़ा मसला, अगर कोई चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई हो गई है कि भाई कस्टमर कह रहा है 50 रुपये मुझे देने हैं और आप कह रहे हो 150 रुपये लेने हैं, तो मतलब 100 रुपये तो कस्टमर लेके चला गया, आपके पास राइट टू रिसीव तो नहीं है कस्टमर से लेने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, 100 रुपये आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड करोगे। इंश्योर डेट द कंपनी हैज़ रिटर्न ऑफ द रिसीवेबल फॉर वॉट कैश वॉज रिसीव बाय द कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। ये बात समझ में आई, ठीक है। आईकैप का भी एक नज़र देख लेते हैं। आईकैप के जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट रिस्क सेम है, ठीक है, थोड़े से प्रोसीजर्स डिफरेंट है, उसको हम देख लेते हैं।
ठीक है। This policy to allow cash collection from customer is one of the causes of fraud misappropriation. Since the company has not discontinued cash collection policy from its dealer, the risk of fraud and misappropriation is still there. ठीक है, इसने सिर्फ इतना सा लिखा ना कि आइदर 240 के हिसाब से प्रॉपर्ली इसको लिखा कि यार ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये फ्रॉड रिस्क है असर्शन लेवल पर, वो सारी चीज़ें इधर मिसिंग कर दी इसने। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, लेकिन इसने बस शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे लिख देते हैं और आप लोग देखें सजेस्टेड आंसर पर्पस अपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब आप सजेस्टेड आंसर को फॉलो करते हैं उसमें एक अच्छी क्वालिटी नहीं होती, तो आप लोग उसी को फॉलो करके आप जब लिखने जाते हैं तो आप और उसमें कमी कर देते हैं। ठीक है, जब वो कमी कर देते हैं तो वो मीनिंग एक डिफरेंट पर्पस सर्व कर रहा होता है और इधर मीनिंग कुछ डिफरेंट आ रहा होता है, तो वो एक चीज़ आपस में एक मसला बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसने क्या लिखा, डिस्कस विद CFO CIA रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ फाइंडिंग रिपोर्टेड बाय द इंटरनल ऑडिट विद रिगार्ड टू कलेक्शन। अब इसने उसको बहुत ही ना डिटेल में करके CFO CIA से मैं करूँगा डिस्कस। देखिए CFO CIA उस वक्त 3 घंटे के प्रेशर में आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपने कि सिंपल क्या लिखना है, सर मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, उससे आपका सर्फ पूरा हो जाएगा। इंक्वायर व्हाट प्रोसीजर्स हैव बीन अडॉप्टेड टू डेट फॉर आइडेंटिफाइड एडजस्टमेंट, ये बात मेरे में भी लिखी हुई थी। रिव्यू द एविडेंसेस गैदर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फाइंडिंग्स। ठीक है भाई, उसको एविडेंसेस देख लेंगे। ठीक है, इंक्वायर फर्दर विद CFO और व्हाट अबाउट एडिशनल कंट्रोल्स है। अब ये इसी चीज़ को है ना बार बार है ना फर्दर एक ही बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बार बार हर पॉइंट में एक ही बात को रिपीट करते हुए लिख रहा है कि भाई मैं फर्दर पूछ लूँगा, फर्दर ये कर लूँगा, तो वो वही चीज़ों को ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आपने अलग अलग चीज़ें लिखनी है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो उस रिस्क को एड्रेस करा। परफॉर्म एडिशनल सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑन रिसीवेबल कैश कलेक्शन एंड बैंक रिकन्सिलेशन। इन एडिशन द ऑडिट टीम शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इन व्यू ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब इसने जनरल बातें लिख दी हैं जो कि अगेन ये गलत होगा। जब आप रिस्क से पर्टिकुलरली लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर एक अच्छे मार्क्स देगा, वो इस बात को समझेगा कि यार आपने पर्टिकुलरली रिस्क से रिलेटेड बातें लिखी हैं, वो आपको एक अच्छे मार्क्स दे रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे लास्ट एक लिखा है स्टूडेंट ने ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड। रिलैक्सेशन इन क्रेडिट पॉलिसीज बूस्ट द सेल, इट इज ऑल्सो increase the percentage of credit sale receivable and bad debt. TPL will maintain the same level of provision for bad debt as previously, indicate the understatement of provision and indicate inadequate estimation। देखिए रिस्क assertion अगेन मिसिंग है। ठीक है, थोड़ी सी ड्राफ्टिंग का मसला भी है, ड्राफ्टिंग सही से नहीं लिखी हुई। ठीक है, बातें आपस में अलाइन नहीं है। रिलैक्सेशन इन क्रेडिट पॉलिसी इज बूस्ट द सेल। ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी का भी इशू है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल एंड बैड डेट्स। थोड़ा सा अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा इशू इधर लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा जी, इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट फॉर अप्रूवल ऑफ सच रिलैक्सेशन पॉलिसी। अच्छा देखिए, ठीक है आपने रिलैक्सेशन पॉलिसी को भी देख लिया, लेकिन इधर मकसद क्या है, इधर मकसद ज़्यादा रिस्क जो है प्रोविजन का है। ठीक है, रिलैक्सेशन पॉलिसी को वेरीफाई करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि रिलैक्सेशन पॉलिसी आपने दी या नहीं दी। रिलैक्सेशन पॉलिसी आप कह रहे हैं दे दी है, ठीक है, तो आगे हमें देखना है कि आप प्रोविजन पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, आपने ये लिखा, ठीक है, ये जस्टिफाइड है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मजीद आपने अब क्या काम की बातें लिखी हैं वो देखना ज़रूरी है। कंसीडर द एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजंस। ठीक है, एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन देख लेंगे, प्रोविजन सही है नहीं है। ठीक है, चलें, इंक्वायर विद मैनेजमेंट द रीज़न फॉर रिलैक्सेशन पॉलिसी। भाई मैनेजमेंट से रीज़न पूछेंगे क्यों आपने रिलैक्सेशन दी है। देखें ये बात तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, फिर भी आप ये दोबारा लिख रहे हैं कि भाई मैं पूछूंगा उससे रीज़न क्यों। क्वेश्चन में मेंशन है, अब ये बात आप दोबारा पूछेंगे तो फ़ायदा क्या। आपने इंक्वायरी करी थी जब भी तो उसने ये चीज़ें बताई थी। ये आपने जो बातें लिखी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर वो इंक्वायरी से आपको पता चली, और ये बात तो ऑलरेडी मेंशन है। देखिए ये ऑलरेडी मेंशन है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर इन ऑर्डर टू बूस्ट सेल्स टीपीएल हैज़ रिलैक्स्ड इट्स क्रेडिट पॉलिसी फ्रॉम 30 to 60 days। तो ये रीज़न है ना, रीज़न मेंशन है। हम क्यों दोबारा इसको लिख रहे हैं कि भाई मैं पूछूंगा रीज़न क्यों रिलैक्सेशन पॉलिसी क्यों दे रहे हो, तो ये अगेन क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर विद इंडस्ट्री प्रोविजनिंग ट्रेंड्स। देखिए प्रोविजनिंग की ट्रेंड्स इधर ये हमें देखना है, इधर इधर इंडस्ट्री से कंपेयर करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इधर मसला क्या है, इधर देखें, इधर आपकी स्पेसिफिकली आपने
30 टू 60 डेज करिए, आप अलग से चल रहे हैं, ठीक है। लेट से कम अगर इंडस्ट्री की 30 डेज चल भी रही है लेकिन आपने 60 डेज की पॉलिसी अनाउंस करी, तो आपकी प्रोविजनिंग डिफरेंट होगी और इंडस्ट्री में अदर कंपनीज की डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो इधर ये वाला भी इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा। ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैलेंस कंफर्मेशन एंड कैश रिकवरी, ठीक है। सब्सिक्वेंट बैलेंस देख लेंगे, सब्सिक्वेंट रिसीट्स देखनी चाहिए थी कि सब्सिक्वेंट रिसीट्स आपने देख लेनी थी, ये इंपॉर्टेंट था, ना कि सब्सिक्वेंट बैलेंस कंफर्मेशन। कैश रिकवरी, ठीक है। ऑब्टेन एज एनालिसिस फ्रॉम द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एनी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेट्स, ये भी सही है। वेरीफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जी, वेरीफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विथ रिसीवेबल लेजर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप देख लेंगे विथ रिसीवेबल लेजर, ये वाली बात भी देखें, प्रोविजन के रिस्क को एड्रेस नहीं करेगी, ये रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, रिलेटेड पार्टी के रिस्क से रिलेटेड ये सारी बातें आपने लिखनी है, ना कि इधर आपने प्रोविजन को वेरीफाई करने के लिए ये वाला भी रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं होगा, रेलिवेंट रिस्क को एड्रेस नहीं करा। रिव्यू लार्ज कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर एग्रीमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, अगेन ये भी प्रोविजन के रिस्क को एड्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यार किस तरीके से आपने लिखना चाहिए था, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। Audit risk related to doubtful debt, TPL has relaxed its credit policy as compared to last year, resulting in increase in receivable collection period and aggregate amount of debtors at year end. ठीक है, maintaining same level of provision for doubtful debt will enhance risk of understatement of doubtful debt provision. As a result, the receivables may be overstated. It is a risk of valuation assertion. ठीक है, आपने assertion लिख ली। अच्छा जी, रिव्यू एंड टेस्ट द कंट्रोल्स प्लेस्ड बाय द मैनेजमेंट टू असेस द रिकवरेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेस एंड अदर क्रेडिट कंट्रोल प्रोसेसेस टू इंश्योर दैट दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। अब देखें, टीओसी वाली बात लिख ली, मैंने बताया था ना, रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स में ज़रूरी नहीं कि आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही लिखना है, आपने टीओसी भी आपने मेंशन कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या देखना है सर, आपने सबसे पहले तो देखना है कि सर कंट्रोल्स कंपनी ने क्या इंप्लीमेंट करे हुए, क्या कोई बंदा बिठाया हुआ है जो डेली बेसिस पे ट्रैक करता हो कि यार क्या रिसीवेबल है, कौन सा बैलेंस ड्यू हो गया, और उसका फ़ौरन के फ़ौरन उसको कॉल करता हो, उससे फॉलो अप लेता हो। ये सारे क्या है सर, ये कंट्रोल है, उसका टाइमली फॉलो अप लेता हो, उसको ईमेल्स करता हो, ईमेल्स करके ये सारी चीज़ें उसके फॉलो अप लेके पैसे निकलवाता हो टाइमली। तो क्या वो कंट्रोल्स प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने प्लेस करें, क्या वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो क्रेडिट कंट्रोल्स को किस तरीके से आप लोग डील करेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने कंट्रोल्स की देख लिया, ठीक है, टेस्ट कर लिया। कैरी आउट रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड बाय द मैनेजमेंट एंड इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट प्रोविजन हैज़ बीन मेड। सर सबसे पहले तो मैं वर्किंग ले लूँगा और उसको रिव्यू करूँगा कि यार प्रॉपर्ली आपने प्रोविजन की वर्किंग सही करी है, नहीं करी, क्या वो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड सही से करा है, नहीं करा, वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लूँगा। परफॉर्म प्रोसीजर टू रिव्यू रिकवरीज मेड फ्रॉम डेटर सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड, ठीक है। जो भी रिकवरीज हुई सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड, आपने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग कर ली कि यार जो भी आप सब्सिक्वेंट में पैसे आ गए वो आपने देख लेने कि यार कौन कौन से पैसे आ गए और किस पे ज़्यादा रिस्क है, तो वो आपने देखना है, ठीक है। ऑब्टेन एज एनालिसिस रिपोर्ट टू एंड रिव्यू ओवर ड्यू बैलेंसेज विच रिक्वायर प्रोविजनिंग, ये देखना है कि यार एजिंग एनालिसिस ले लिया आपने, आपने देखा कि यार कौन कौन से बैलेंसेज ड्यू थे, ठीक है, और कौन से पैसे आ गए और कौन से जो ओल्ड बैलेंसेज हैं जिसको प्रोविजनिंग की ज़रूरत होगी, तो वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड अगर पैसे आ गए हैं तो आप कह सकते हैं कि यार ठीक है, थोड़ा सा प्रोविजन आप कम कर भी सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो आखिरी चीज़ आपने क्या कर दी, सर्कुलेट कंफर्मेशन टू द डेटर्स एंड इंक्वायर इफ देयर आर एनी डिस्प्यूट्स विद एनी डीलर्स फॉर रिकमेंडिंग एडिशनल प्रोविजन। क्या कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा किसी डीलर के साथ, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कंफर्मेशन से पता चलेगा, लेट से आप कह रहे हैं 100 रुपये का रिसीवेबल, अगला बंदा कह रहा है 80 रुपये का, तो 20 रुपये अगर डिस्प्यूट में चल रहे हैं तो मतलब प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ सकता है या बैड डेट आपको रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। ये बात समझ में आ रही है। तो देखें, प्रोसीजर्स वो लिखने हैं जो पर्टिकुलरली रिस्क को एड्रेस कर रहे हों। तो होपफुली देखें, ये वाला जो था वो भी ऑलमोस्ट आईकैप से बिल्कुल सेम है, मेरा और आईकैप का बिल्कुल सेम है। इसमें से फ़र्क क्या था सर, अजर्शन मिसिंग थी आईकैप में, जो कि मैंने अजर्शन लिखी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, ठीक है। थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि यार क्वालिटी को इम्प्रूव करो, अभी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो आगे, ये देखें, ये जब अच्छी क्वालिटी की आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आईकैप में 3 घंटे के प्रेशर में थोड़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके आएंगे। ये एक नेचर है कि यार 3 घंटे में प्रेशर के अंदर आप सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते,
ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्वालिटी आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और डेफ़िनेटली पूरा पेपर आपने करना है तो और ज़्यादा प्रेशर के अंदर आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो कॉल अभी से प्रैक्टिस करेंगे अच्छी क्वालिटी की तो वहाँ थोड़ी बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वरना आप जो प्रैक्टिस करेंगे कम क्वालिटी की तो वहाँ और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर तो ज़ीरो क्वालिटी हो जाएगी और उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे, फिर आप फेल होने का रीज़न बन जाएगा। तो अभी से एक अच्छी क्वालिटी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमने चेक भी कर लिया, साथ-साथ गलतियाँ भी आइडेंटिफ़ाई कर ली, आईकैप को भी देख लिया। एक और बच्चे का अच्छा मेरे पास सॉल्यूशन आया था। उसने क्या करा कि यार जो प्रोसीजर्स है वो सारे के सारे आईकैप से कॉपी पेस्ट करके लिखे। तो मैंने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं तो यही करता था कि मैं आईकैप के जो प्रोसीजर्स होते थे उसी को देख के मैं लिखता था ताकि मुझे वो प्रोसीजर्स याद हो जाते थे। ठीक है? तो देखें अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ वीडियो के अंदर ही रिकॉर्डिंग के अंदर कि यार देखिए आपने जब किसी से चेक करवाना है चाहे मुझसे करवाएं चाहे किसी और टीचर से करवा रहे चेक करवाते वक्त कोशिश ही करनी है कि यार आप खुद से लिखकर आप उसको चेक करवाएं, ठीक है, ना कि आप कॉपी पेस्ट करके चेक करवाएं। कॉपी पेस्ट करके चेक करवाएंगे आपका जो चेक करवाने का मकसद है वो एक बेकार हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए सजेस्टेड आंसर कि जित अक्सर बातें ऐसी होती हैं जो आप वहाँ 3 घंटे के प्रेशर में आप नहीं सोच सकते, ठीक है? तो आपने प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि जो आप सोच सकते हैं खुद से, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया इस 21 को सामने रख के आपने रिस्क को सोचना है, जब रिस्क आपके सामने होंगे, जो आपने रिस्क लिखे होंगे आप उसी से रिलेटेड आपने सोचना है ये कि प्रोसीजर किस तरीके से लिखने हैं और स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है, ना कि आपने सजेस्टेड आंसर को ज़हन में रखना है। देखिए हर सवाल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बहुत दफ़ा कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, बहुत दफ़ा कुछ और होती है। अगर रटे-रटाए चीज़ें लिखेंगे तो वो हो सकता है कि यार आपकी जो सवाल की रिक्वायरमेंट हो वो उसको फुलफ़िल ना करे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाएँ और यही अक्सर मसला होता है नॉर्मली, ठीक है? तो सवाल की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन को ड्राफ्ट करना है, ठीक है? तो होपफुली आपको ये सारी गलतियाँ समझ में आई होंगी और आपने नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ नहीं करनी, ये गलतियाँ नहीं दोहरानी, ठीक है? तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप और ज़्यादा इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा अच्छे से बेहतर से ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, ठीक है?